कहानी के दूसरे भाग को देखने से पहले कहानी का पहला भाग ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। जब सिया ने बाथरूम का दरवाज़ा नहीं खोला तो आदित्य की घबराहट बढ़ने लगी। आदित्य बोला, सिया दरवाज़ा खोलो नहीं तो मैं तोड़ दूंगा। अगर तुम जिद कर सकती हो तो मैं उससे भी ज़्यादा कर सकता हूँ। सिया ने फिर भी दरवाज़ा नहीं खोला। आदित्य बोला, सिया आखिरी बार बोल रहा हूँ, दरवाज़ा खोलो। तो सिया ने एक झटके में दरवाज़ा खोल दिया। उसके बाल भीगे हुए थे और उसमें से पानी गिर रहा था। आदित्य बोला, ये क्या किया? नहाने की क्या ज़रूरत थी? अभी बुखार ठीक नहीं हुआ है तुम्हारा। सिया घूर कर उसे देखती है, लेकिन उसे तो जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था और जल्दी से टॉवल उठाकर उसका सर पोंछने के लिए आगे बढ़ा कि सिया ने टॉवल उससे छीन कर फेंक दिया और दांत पीसते हुए बोली, हुआ क्या है तुम्हें? इतना केयर क्यों दिखा रहे हो? या ये सब करके कोई और बदला लेना चाहते हो? तो बिना ये सब किए ले सकते हो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। अब तक तो तुम्हें पता चल चुका होगा मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। जो तुम्हारी मर्जी वो सज़ा दे दो, लेकिन ये झूठा दिखावा मत करो। आदित्य बोला, तुम सूप पीकर दवा खा लो, फिर मैं चला जाऊंगा। सिया बोली, लेकिन मुझे ना तो तुम्हारा सूप पीना है और ना ही दवा खाना है। कितनी बार कहूँ तुमसे? और अगर अभी नहीं गए तो फिर मैं चली जाऊंगी। आदित्य बोला, देखो कल के लिए गुस्सा हो तो मैं सॉरी बोल रहा हूँ ना, प्लीज़ एक बात मेरी बात सुन लो। सिया बोली, वाह क्या बात है, आदित्य कपूर मुझसे सॉरी बोल रहा है। इतना बड़ा बिजनेसमैन का बेटा और भाई जिसके पीछे लाखों लड़कियां घूमती हैं, वो मुझे एक तुच्छ सी लड़की को सॉरी बोल रहा है, क्या बात है? आदित्य को अब गुस्सा आने लगा था। एक तो कब से उसके पीछे परेशान है, जो आज तक नहीं किया, पता नहीं क्यों इसके लिए इतना कुछ किया, और अब भी वो सुबह सुनाए जा रही है। आदित्य उसका हाथ पकड़ कर बोला, अब कुछ नहीं समझी? कुछ नहीं मतलब कुछ भी नहीं। सिया उसका हाथ झटक कर बोली, अगर नहीं सुनना है तो बाहर निकलो मेरे घर से, मुझे तुम जैसे लोगों की शक्ल भी नहीं देखनी है। आदित्य बोला, सिया अब ज़्यादा हो रहा है। सिया बिना उसकी तरफ देखे बाहर निकल गई। नहाने के वजह से बुखार जो अभी कुछ कम हुआ था फिर से बढ़ गया था, लेकिन उसे इस टाइम आदित्य पर काफ़ी गुस्सा आ रहा था। और एक तो वो बिना बुलाए उसके घर आ गया और अब जा भी नहीं रहा है, और इसी गुस्से की वजह से वो बाहर निकल गई। आदित्य ने जब उसे जाते देखा तो उसे कुछ समझ ही नहीं आया। कुछ देर बाद उसे जब समझ आया तो उसके पीछे गया, लेकिन वो कहीं दिखाई ही नहीं दे रही थी। अब उसे और गुस्सा आने लगा और पैदल ही इधर उधर घूमकर खोज रहा था। कुछ दूर जाने के बाद मंदिर की सीढ़ियों पर वह उसे बैठी दिखाई दी, तो जल्दी से उसके पास गया और उसका हाथ पकड़कर उठाते हुए बोला, चलो। सिया बोली, मुझे नहीं जाना, तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे हो? आदित्य आगे बढ़कर उसे गोद में उठा लिया और ऊपर चढ़ने लगा। सिया बोली, ये क्या कर रहे हो? नीचे उतारो, जब से मिले हो तब से बस परेशान करके रखा है। आदित्य बोला, पंडित जी हमें शादी करनी है। पंडित जी बोले, लेकिन? आदित्य बोला, आप शादी करवाइए, आपको दक्षिणा मिल जाएगी। सिया बोली, ये क्या बोल रहे हो? पागल हो गए हो क्या तुम? मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है, मुझे छोड़ो। लेकिन उसे छुड़ा नहीं पा रही थी, क्योंकि बुखार की वजह से वो काफ़ी कमज़ोर हो गई थी, तो कुछ कर भी नहीं पा रही थी। आदित्य बोला, पंडित जी मंत्र पढ़िए, इस पर ध्यान मत दीजिए। सिया बोली, पंडित अगर तूने मेरी शादी इससे करवाई तो जान ले लूँगी तुम्हारी। आदित्य बोला, पंडित जी आप अपना काम कीजिए, और सिया को मजबूती से पकड़ लेता है। सिया बोली, ऐसा क्यों कर रहे हो? ठीक है मैं दवा खाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। आदित्य बोला, लेकिन मुझे करनी है, और अब तुम्हें दवा खाने की भी ज़रूरत नहीं है, और पंडित जी जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ते हैं। सिया उनसे खुद को छुड़ाने की कितनी ही कोशिश कर रही थी, लेकिन वो नहीं छोड़ता है। कुछ देर में फेरे की बारी आती है, तो आदित्य उसे गोद में लेकर ही फेरे ले लेता है और फिर सिंदूर लगाकर अपने गले का चैन निकालकर उसके गले में डाल देता है। अपने जेब से सारे पैसे पंडित जी को दे देता है। पंडित जी खुश होकर चले जाते हैं। सिया का दिमाग ही काम नहीं कर रहा था, ऊपर से बुखार ने और भी सोचने समझने की उसकी शक्ति खत्म कर दिया था। सिया वहीं बैठ जाती है। आदित्य बोला, घर चलो, नहीं तो मैं फिर से उठा कर ले जाऊंगा। सिया एक नज़र उसे देखती है और उठकर एक झापड़ खींचकर मारती है और उसके सीने पर मारते हुए बोलती है, इसलिए केयर दिखा रहे थे तुमने मेरे बीमार होने का फ़ायदा उठाया है। तुम एक नंबर के घटिया इंसान हो, तुम कभी किसी के नहीं हो सकते। बोलते बोलते वो वहीं बेहोश हो जाती है। आदित्य उसे उठाकर अपने गाड़ी में बैठाता है और अपने घर के लिए निकल जाता है। कुछ देर में आदित्य घर पहुंचता है तो उसकी माँ शांति से दरवाज़ा खोलती हैं। सामने आदित्य सिया को गोद में लेकर खड़ा था।
शांति जी कुछ बोलती उसके पहले ही वो अंदर आया और सीधे अपने रूम में लेकर चला गया। सभी लोग आदित्य को किसी लड़की को लाने और वो भी डायरेक्ट अपने रूम में लेकर जाने से कुछ समझ ही नहीं पाते हैं। सुभद्रा जी बोली, शांति ये आदि किस लड़की को लेकर आया है? तब तक फिर से दरवाजे की घंटी बजती है। शांति जी दरवाज़ा खोलती हैं तो सामने डॉक्टर थे। शांति जी बोली, डॉक्टर भाटिया आप यहाँ? डॉक्टर भाटिया बोले, जी मैम, आदित्य ने मुझे बुलाया है किसी को देखने के लिए। शांति जी बोली, आप अंदर आइए। तो डॉक्टर अंदर आते हैं। तब तक आदित्य भी सीढ़ियों से उतरकर नीचे आता है और डॉक्टर को लेकर अपने रूम में चला जाता है। कुछ देर बाद डॉक्टर सिया को इंजेक्शन और कुछ दवाइयाँ लिखकर आदित्य को पकड़ा देते हैं और फिर बाहर चले जाते हैं। आदित्य नीचे आता है तो शांति जी, सुभद्रा और बलदेव तीनों लोग खड़े होकर उसी का इंतजार कर रहे थे। आज तक आदित्य ने कभी किसी लड़की को घर नहीं लाया था और आज लाया भी तो ऐसी हालत में। शांति जी बोली, आदि ये सब क्या है और वो लड़की कौन है जिसे तू अपने रूम में लेकर गया है? आदित्य एक गहरी सांस लेकर बोलता है, माँ मैंने उससे शादी कर लिया है और वो आपकी बहू और मेरी पत्नी है, सिया आदित्य कपूर। शांति जी बोली, क्या ये तू क्या बोल रहा है और ऐसे कैसे तुमने शादी कर लिया? आखिर वो लड़की है कौन जिससे तूने शादी किया है और उसकी ऐसी हालत क्यों? वो होश में नहीं है, हुआ क्या है उसे? और आदित्य बोला, माँ बस इतना समझ लीजिए उसकी ऐसी हालत का जिम्मेदार मैं हूँ और उसकी जिद की वजह से मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उससे ज़बरदस्ती शादी कर लिया। शांति जी ने जैसे ही सुना कि आदि ने ज़बरदस्ती सिया से शादी कर लिया है, खींचकर उसे 2-3 झापड़ मारती हैं और उसका कॉलर पकड़ कर बोली, यही संस्कार है मेरे कि एक लड़की की ऐसी हालत का जिम्मेदार तू है। क्या किया है आदि तूने जो वो अपने होश में नहीं है? आदित्य सिया से पहली मुलाकात से लेकर शादी तक सब अपनी माँ, दादी और दादू को बता दिया। शांति जी वहीं सोफे पर सर रख कर बैठ जाती हैं और बोली, अपने बदले में तू इतना अंधा हो गया कि एक मासूम का दर्द नहीं दिखा तुझे, उसकी मर्जी नहीं दिखी तुझे? फिर उठकर आदित्य के रूम में जाते हुए बोली, लेकिन एक बात याद रखना, अगर वो तेरे साथ नहीं रहना चाहेगी तो मैं उसे तेरे साथ कभी नहीं रहने दूंगी और जब तक वो तुझे माफ़ नहीं करेगी मुझसे भी कोई उम्मीद मत करना। और सिया के पास चली गई। आदित्य बिना कुछ बोले बाहर दवा लेने चला गया। सुभद्रा जी बलदेव जी से बोली, माना आदि ने सही नहीं किया है लेकिन गलत भी नहीं किया है और मुझे तो लगता है आदि ज़रूर उसके लिए कुछ तो फील करता होगा और क्या पता साथ रहते रहते दोनों का रिश्ता सही हो जाए। बलदेव जी बोले, देखते हैं क्या होता है, पहले उस बच्ची को देख कर आते हैं, चलिए। और दोनों लोग सिया के रूम में चले जाते हैं। सिया अभी भी बेहोश थी। शांति जी उसके सर को सहला रही थी। उसका चेहरा पता नहीं क्यों लेकिन उन्हें कुछ जाना पहचाना लग रहा था। सुभद्रा जी बोली, शांति बुखार कुछ कम हुआ? शांति जी बोली, अभी नहीं माँ, क्या पता कुछ देर में कुछ कम हो जाए, आप लोग यहीं रहिए, मैं पानी की पट्टी कर देती हूँ। और किचन से कुछ देर में एक बाउल में पानी और रुमाल लाकर उसे पट्टी करती हैं। आधे घंटे बाद आदित्य दवा लेकर सुभद्रा जी को पकड़ा देता है लेकिन शांति जी उसकी तरफ देखती भी नहीं है। तो कुछ देर रुकने के बाद वह बाहर चला जाता है। सुभद्रा जी बोली, शांति एक बार ठंडे दिमाग से सोचो, क्या पता जो कुछ भी हुआ हो वो अच्छे के लिए हुआ हो। शांति जी बोली, नहीं माँ, आदि का साथ देना मतलब गलत को बढ़ावा देना है और अगर ऐसा मैं करूँगी तो इस बच्ची के साथ नाइंसाफ़ी होगी जो मैं कभी नहीं कर सकती। बिना माँ बाप की बच्ची के साथ आदि ने इतना कुछ किया है, मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी। सुभद्रा जी अब कुछ ना कहकर बलदेव जी के साथ नीचे आ जाती हैं और मंदिर में बैठकर हाथ जोड़ लेती हैं। 2 घंटे बाद जब सिया का बुखार कुछ कम हुआ तो उसे होश आया और वह झटके में उठकर बैठ गई। शांति जी उसके सर पर हाथ रख कर बोली, बेटा तुम ठीक तो हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? सिया उनकी तरफ देख कर बोली, आप कौन हैं और मैं कहाँ हूँ? शांति जी बोली, तुम मेरे घर में हो, मैं आदित्य की माँ हूँ और आज से तुम्हारी भी। सिया को अब याद आया किस तरह से आदित्य ने उसे उठाकर ज़बरदस्ती शादी किया था। उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ याद ही नहीं है। तो अपने सर पर हाथ रखा और आगे किया तो हाथ में सिंदूर देखकर उसके आंखों से आंसू बहने लगे। शांति जी उसे गले लगाकर उसका सर सहलाते हुए बोली, शांत हो जाओ बेटा, आदित्य ने जो भी तुम्हारे साथ किया बहुत गलत किया है और उसके लिए तुम उसे जो सज़ा देना चाहती हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम्हें ये शादी एक्सेप्ट नहीं करना है मत करो, तुम्हारी जो मर्ज़ी वो कर सकती हो, तुम्हारे पर कोई दबाव नहीं बनाएगा, ये मेरा वादा है। और उसका चेहरा पकड़कर आंसू पोंछ उसके सर को चूम लेती हैं। सिया बस उन्हें एकटक देख रही थी, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था।
शांति जी बोली, बेटा उसने जो किया मैं बदल तो नहीं सकती, लेकिन अब आगे से उसे और मनमानी भी नहीं करने दूंगी। इसलिए तुम मेरे पर भरोसा कर सकती हो, एक माँ समझकर जो तुम्हें आज और अभी से अपने बेटे से हमेशा ऊपर मानेगी। तुम उसे कुछ मानो या न मानो, लेकिन आज से तुम मेरी बेटी हो। सिया को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। शांति जी बोली, तुम आराम करो और सोचना तो बिल्कुल भी नहीं, मैं अभी कुछ खाने के लिए ला रही हूँ। उसके बाद दवा लेकर जल्दी से ठीक हो जाओ। और उसका सर सहलाकर बाहर चली जाती हैं। सिया अभी भी वैसे ही बैठी रही। मन तो कर रहा था आदि का मर्डर कर दे, उसकी हिम्मत कैसे हुई उसके साथ शादी करने की। तब तक शांति जी उसके लिए सूप लाईं और उसे अपने हाथों से पिलाने लगी। सिया बोली, मैं खुद से पी लूँगी, आप परेशान मत होइए। शांति जी बोली, मार खाना है, चुपचाप पियो, और माँ अपने बच्चों से कभी परेशान नहीं होती है, समझी। सिया अब कुछ नहीं बोलती है। कुछ देर में शांति जी ने उसे सूप पिलाकर दवा दे दिया और सोने को बोलती हैं तो वो लेट जाती है। कुछ देर में उसे नींद भी आ जाती है और वो नीचे आ जाती हैं जहाँ सुभद्रा और बलदेव जी उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। शांति जी नीचे आई तो सुभद्रा जी और बलदेव जी के बगल में जाकर बैठ गई। सुभद्रा जी बोली, शांति कैसी है बच्ची, ठीक तो है ना। हाँ माँ, फिलहाल के लिए ठीक है, लेकिन जो आदि ने किया बहुत गलत किया है उसके साथ। शांति जी ने अफसोस से भर कर कहा। बलदेव जी बोले, बेटा माना आदि ने गलत किया है, लेकिन सोचो आज उसकी ऐसी हालत में उसका देखभाल कौन करता। कितनी मासूम बच्ची है, और तुम्हें तो एक बेटी मिल गई है और उसे भी एक फैमिली। जो हुआ उसे छोड़ो, क्या पता इसकी वजह से आदि के अंदर सब कुछ सुधार आ जाए। शांति जी बोली, नहीं बाबूजी, मैंने बोल दिया है सिया से, उसकी जो मर्जी होगी वही हम सबकी मर्जी होगी। वो ठीक होने के बाद जहाँ चाहे वहाँ रह सकती है। सुभद्रा जी बोली, लेकिन बहू एक बार आदि के बारे में तो सोचो, उसका क्या। शांति जी बोली, उसके बारे में कुछ नहीं सोचना चाहती और उठकर किचन में चली जाती हैं। कुछ देर में आदित्य और आरव भी आ जाते हैं। सुभद्रा जी बलदेव जी आरव को भी सारी बात बता देते हैं। उसे भी ये सुनकर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आदित्य ने इतना बड़ा कदम बिना किसी के परमिशन से अपने आप ही ले लिया। आदित्य बिना कुछ खाए अपने रूम में चला जाता है। शांति जी उसे रोकती हैं, लेकिन सुभद्रा जी उन्हें मना कर देती हैं, तो वो फिर कुछ नहीं बोलती और डाइनिंग टेबल पर सबके साथ बैठ जाती हैं। आरव बोला, माँ आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा, मैं आदि को खाना खिला दूँगा। शांति जी कुछ नहीं बोलती हैं और थोड़ा बहुत खाकर अपने रूम में चली जाती हैं। आदित्य अपने रूम में पहुंचता है तो सिया आराम से सो रही थी। कुछ देर तक उसे देखता है, फिर बाथरूम में जाकर कपड़े चेंज करके सोफे पर आकर बैठ उसे फिर से देखने लगता है। कुछ देर बाद आरव खाना लेकर आता है और उसके बगल में सोफे पर बैठकर बोलता है, कितनी मासूम लग रही है ना। आदि बिना कुछ सोचे बोलता है फिर जैसे ही उसका ध्यान आता है पलट के आरव की तरफ देखता है। आरव बोला, आदि जो तूने किया सही या गलत मुझे नहीं पता, बस इसका दिल मत तोड़ना यार, इतनी जल्दी वो तुम्हें माफ़ तो बिल्कुल नहीं करेगी, इसलिए उसे मनाने के लिए खाना खा ले, नहीं तो उठेगी तो सबसे पहला आक्रमण तेरे पर ही होगा। और एक बात, तूने उसे बीमार होने पर शादी किया है, या ये कह ले उसकी बेहोशी का फ़ायदा उठाया है। अगर सही होती ना तो तेरा कीमा बना देती। आदि बोला, आप डरा रहे हो मुझे। नहीं भाई, पहले से बता दे रहा हूँ, आज तक जितने भी लड़कों ने इसे प्रपोज किया था सबको 1 महीने की छुट्टी लेकर हॉस्पिटल में रुकना पड़ा था, वही बता रहा हूँ। आरव ने जैसे ही ये बात कही, आदि खाना उसके हाथ से लेकर बोलता है, दीजिए मुझे भूख लगा है, और जल्दी जल्दी खाने लगता है। आरव बोला, आराम से, इतना भी क्या जल्दी है तुझे, आराम से रात भर सोच और देख, गुड नाइट, मैं सुबह मिलता हूँ, बोलकर बाहर चला जाता है। आदित्य खाना खा रहा था और सिया को देख रहा था, फिर बोला, आरव भाई ठीक ही तो बोल रहे थे, कहीं सच में तो ये मुझे। नहीं नहीं, आदि कुछ नहीं करेगी, और जल्दी से खाना खाकर सोफे पर ही सो जाता है। सुबह 7 बजे जब सिया की आंख खुली तो कल की सारी बातें उसे याद आने लगी। फिर शांति जी का उसे इतना प्यार से खाना खिलाना और वो सब बोलना उसे अच्छा लग रहा था। लेकिन जब उसने आदि का ज़बरदस्ती उससे शादी करना याद आया तो गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गई, और अगल बगल देखा तो आदि आराम से सोफे पर सो रहा था। अब सिया ने उसे ऐसे सोते देखा तो उसे और गुस्सा आने लगा। अब जल्दी से बाथरूम में गई और एक बाल्टी पानी उठाकर उसके ऊपर फेंक दिया। आदित्य के ऊपर जब ठंडा पानी गिरा तो जल्दी से चिल्लाते हुए उठकर बैठ गया। नीचे जब सबने उसकी आवाज़ सुनी तो सुभद्रा जी बोली, ये तो आदि की आवाज़ है ना, क्या हुआ उसे। आरव बोला, दादी कुछ नहीं हुआ है उसे, जिसे उसने बिल्ली समझकर घंटी बांधने की भूल की है।
हकीकत में वो शेरनी निकली। और अब आप लोग आदत डाल लीजिए, ऐसा रोज़ होगा। अब या तो दोनों सुधर जाएंगे या फिर और बिगड़ जाएंगे। बलदेव जी बोले, हमने तो पहले ही बोला था, आखिर इतने सालों का तजुर्बा जो है आंखें एक सेकंड में पहचान जाती हैं। सुभद्रा जी बोली, लेकिन कहीं कुछ ज़्यादा। शांति जी बोली, माँ आप शांत रहिए और नाश्ता कीजिए। आदित्य उठकर बोलता है, ये क्या किया तुमने, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। सिया बोली, दिमाग तो मेरा अभी ख़राब होना बाकी है, समझे, और आज और अभी मुझे डाइवोर्स चाहिए, इसलिए आप जल्दी कोर्ट चलो। आदि बोला, मैं नहीं जाऊंगा कोर्ट, मुझे और भी बहुत सारे काम हैं, तुम्हारी तरह फ्री नहीं हूँ मैं, और मेरे आगे से हटो। सिया उसका कॉलर पकड़कर गुस्से में बोलती है, डाइवोर्स तो तुम ज़रूर दोगे, वो भी आज ही, अगर प्यार से नहीं तो फिर जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। आदित्य उसका हाथ अपने कॉलर से हटाकर उसके कमर पर हाथ रख अपनी तरफ खींचकर बोलता है, एक बात तो तुम्हें पता ही होगी, डाइवोर्स में भी 6 मंथ का टाइम मिलता है, उसके बाद ही डाइवोर्स होगा, तो आराम से चलेंगे, तब तक तुम फ्रेश होकर दवा खा लो और ठीक हो जाओ, नहीं तो अगर फिर बीमार पड़ी तो मेरा कोई भरोसा नहीं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और अब तो हमारी शादी भी हो चुकी है। सिया उसका हाथ पकड़कर दूर करती है और ख़ुद भी उससे दूर हटकर बोली, मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मैं आज और अभी अपने घर जा रही हूँ, वहीं से डाइवोर्स फाइल करेंगे। आदि बोला, ठीक है, तुम जहाँ जाना चाहती हो जा सकती हो, मैं भी वहीं आ जाऊँगा। सिया बोली, तुम वहाँ नहीं आओगे, वो सिर्फ मेरा घर है, समझे। आदि बोला, तो इसमें क्या है, अब हमारी शादी हो गई है तो मैं भी तो तुम्हारे साथ ही रहूँगा, जो तुम्हारा है वो मेरा भी है, और जो मेरा है वो तो पूरा पूरा तुम्हारा है। सिया बोली, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है क्या, ये क्या शादी शादी लगा के रखा है, मैं नहीं मानती ये शादी, तुमने ज़बरदस्ती किया है, और मुझे ज़बरदस्ती के रिश्ते बिल्कुल नहीं पसंद, तो मुझसे जितना दूर रहोगे तुम्हारे लिए उतना ही सही होगा। आदि अब कुछ नहीं बोला और बाथरूम में चला जाता है, फिर खुद से बोलता है, मैं उसकी इतनी बातें क्यों सुन रहा हूँ। फिर बोलता है, सच में आदि तू पागल हो जाएगा। कुछ देर बाद बाहर आता है तो सिया सर पर हाथ रखकर सोफे पर बैठी थी। आदि उसके पास जाकर बोलता है, सर दर्द कर रहा है, चलो नाश्ता करके दवा खा लो और आराम करो। सिया सर ऊपर करके देखती है तो आदि उसका गुस्से में लाल फेस देखता है तो बोला, मैं तो बस। सिया उठकर बाहर चली जाती है। आदित्य खुद से बोलता है, बच गया आदित्य, अब तो और ख़तरनाक हो गई है। सिया नीचे आती है तो शांति जी उसके पास जाती हैं और साथ में सुभद्रा, बलदेव और आरव भी। शांति जी बोली, बेटा तबीयत कैसी है तुम्हारी, चलो कुछ खा लो, फिर दवा भी लेना है। सिया बोली, पूछने के लिए थैंक यू आंटी, लेकिन मैं अभी अपने घर जाना चाहती हूँ। शांति जी बोली, ठीक है बच्चे चले जाना, पहले नाश्ता तो कर लो, फिर आरव तुम्हें छोड़ आएगा। सिया बोली, नहीं मैं खुद चली जाऊँगी और मुझे भूख नहीं है, प्लीज़ आप मुझे मत रोकिए। शांति जी बोली, ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी। सिया सबसे मिलकर जल्दी से कैब से अपने फ्लैट पर निकल जाती है। कुछ देर बाद आती आता है तो उसे सिया कहीं नहीं दिखती, तो वहीं डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है और आरव से पूछता है, भाई सिया कहाँ है। आरव बोला, वो अपनी फ्लैट पर चली गई, हमने कितना रोका लेकिन वो नहीं रुकी। आदि जल्दी से उठते हुए बोला, क्या ऐसी हालत में वो अकेले गई है और आपने मुझे बताया भी नहीं। शांति जी बोली, आदि तू उसे अपने हिसाब से कंट्रोल नहीं कर सकता है। आदि बोला, कंट्रोल, माँ शादी किया है मैंने उससे, पत्नी है वो मेरी, मैं उसे लेने जा रहा हूँ। शांति जी बोली, ज़बरदस्ती किया है तूने उसके साथ, भूल मत उसकी मर्जी शामिल नहीं थी। आदि बोला, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और अब उसे प्रोटेक्ट करने के लिए मैं कुछ भी करूँगा, उसकी मर्ज़ी हो या फिर ना हो। और जल्दी से बाहर निकलकर गाड़ी स्टार्ट करके इसके फ्लैट की तरफ मोड़ देता है। सिया अपने फ्लैट पर पहुंची और वॉशरूम में जाकर शावर लिया और बाहर बालकनी में बैठ सिगरेट जलाकर पीने लगी। कुछ देर बाद उसके घर की बेल बजी तो जाकर दरवाज़ा खोला। सामने आदि को देखकर दरवाज़ा बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया कि आदि ने अपने पैर फंसाकर रोक दिया और उसे साइड करते हुए अंदर आ गया। सिया बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मैंने बोला था ना तुम्हें समझ में नहीं आता क्या। आदि बोला, ये सिगरेट की स्मेल कहाँ से आ रही है। सिया अब आराम से बैठकर ड्रॉवर से सिगरेट निकालकर जला लेती है। आदि का तो दिमाग ही घूम गया, उसे सिगरेट पीते देख वो जल्दी से उसके पास आया और सिगरेट उसके मुंह से निकालकर फेंक दिया। सिया बोली, कोई बात नहीं, मैं दूसरा जला लेती हूँ, और पैकेट से दूसरा निकालने के लिए हाथ बढ़ाया। आदि उसके हाथ से पैकेट छीनते हुए बोला, अगर दोबारा फिर से कभी इसे हाथ लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सिया बोली, हाथ, तुम्हें क्या लगता है एक पैकेट छीनने से ये छूट जाएगा। नहीं, कभी नहीं, मेरी लाइफ और उस पर मेरी मर्जी होगी, किसी और की नहीं। उसके मुंह से अभी भी सिगरेट की स्मेल आ रही थी। आदि को एक तो उसके ऐसे आने से गुस्सा था,
दूसरा, उसने इतना बीमार होने के बाद भी सिगरेट पिया और अब उसके बोलने से उसका दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। आदि गुस्से में बोला, एक बार बोल रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा है? आज के बाद कभी इसे हाथ भी नहीं लगाओगी तो नहीं लगाओगी। सिया बोली, क्यों? तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? और निकलो यहाँ से और अपना ज्ञान कहीं और देना, मुझे नहीं। आदि अब उसे ज़बरदस्ती बेड पर पटक देता है और उस पर झुकते हुए बोला, एक बार फिर से हाथ लगा कर दिखाओ, समझ में आ जाएगा कौन हूँ मैं। सिया उसे धक्का देकर उठ जाती है और बोली, हाथ तो मैं बहुत कुछ लगाऊंगी, रोक सकते हो तो रोक लेना, अभी तो तुम्हें मेरे बॉयफ्रेंड से भी मिलना है। आदि वहाँ पर रखा वास पटकते हुए बोलता है, मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं होगा। आदि का पागलपन अभी नहीं देखा है तुमने? जो मेरा है उस पर कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। और तुम अब घर चलोगी? कब से समझा रहा हूँ, अब नहीं समझाऊंगा। और उसका अलमारी खोलकर बैग निकालता है और उसमें कपड़े डालने लगता है। सिया बोली, मैंने बोला ना मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ, तो नहीं जाऊंगी, समझ कर क्या रखा है खुद को? आदि बस उसके कपड़े डाल रहा था। सिया उसका हाथ पकड़कर बोलती है, स्टॉप इट, मुझे नहीं जाना तुम्हारे घर। आदि बोला, क्यों नहीं जाना? इसलिए क्योंकि तुम्हारे ये सब जो हरकतें हैं किसी को पता न चल सके। सिया बोली, जो सोचना है सोच सकते हो, बस मुझे नहीं जाना तो नहीं जाना। आदि उसका चेहरा पकड़कर, सिया देखो, गुस्से में मैं कुछ गलत कर जाऊं उससे पहले तुम मेरे साथ चलो। सिया उसका हाथ झटक कर बोलती है, सब कुछ तो कर चुके हो, अब क्या बाकी है? जो करना चाहते हो मैंने बोल दिया ना, नहीं जाऊंगी तो फिर नहीं जाऊंगी। आदित्य के कितना कहने पर भी जब सिया उसके साथ जाने को तैयार नहीं होती है तो वहीं बेड पर बैठ जाता है। सिया बोली, निकलो यहाँ से, समझ नहीं आ रहा है कितनी बार बोलूँ, निकलो मेरे घर से। आदि बोला, ठीक है, मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती शादी किया, इसलिए तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती हो, लेकिन अब मैं तुम्हें अकेले रहने भी नहीं दूंगा, तो सोच लो तुम्हें क्या करना है। सिया बोली, आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? आदि अब उसके पास आकर बोलता है, एक बार मुझे समझने की कोशिश तो करो, क्या पता हमारा भविष्य अच्छा हो। सिया बोली, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं तुम्हें क्यों समझूं? तुम होते कौन हो मुझसे ये कहने वाले? आदि उसे खींचकर अपने गले लगाकर बोलता है, एक बार सोचो तो सही, क्या पता सब कुछ सही हो जाए, प्लीज़ बस एक बार मुझे समझो। सिया उससे छूटने की कोशिश करती है लेकिन आदि उसे वैसे ही पकड़े रहता है। सिया उसे वैसे ही मारती है, फिर भी वो नहीं छोड़ता तो उसके गर्दन में तेज से काट लेती है। आदि जल्दी से उसे छोड़ देता है। सिया अपने सीने पर हाथ रखकर जल्दी जल्दी सांसें ले रही थी। आदि बोला, रोमांस करना था तो बोल देती, ऐसे कौन करता है? बोलते हुए वो उसके पास जाता है तो वो पीछे चली जाती है। आदि वहीं रुककर बोलता है, एक चांस तो दे सकती हो ना मुझे अपनी गलती सुधारने का? सिया बोली, चांस? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे ये सब कहने से मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी? कभी नहीं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो यहाँ पर और कुछ भी नहीं। आदि बोला, ठीक है, तो अब मैं कुछ बनाने जा रहा हूँ, तुम्हारे चक्कर में मैंने नाश्ता भी नहीं किया और किचन में चला जाता है। सिया बोली, आदित्य बाहर निकलो मेरे किचन से, ये तुम्हारा नहीं है जो घुसे जा रहे हो। आदि किचन में देखता है तो ब्रेड और अंडे हैं, तो आमलेट बनाता है और ब्रेड सेकता है, फिर 2 कप कॉफ़ी बनाकर बाहर लाता है। आदि बोला, चलो बहुत हो गया लड़ाई, अब नाश्ता करो और दवाई खाओ, और 1 कप उसकी तरफ बढ़ा देता है तो सिया कप उठाकर फेंक देती है। आदि बोला, ठीक है, 1 ही कप से पी लेंगे, और ब्रेड उसकी तरफ बढ़ा देता है। सिया उसके हाथ से ब्रेड छीनकर फेंकते हुए बोलती है, एक बार बोलने पर समझ नहीं आता क्या तुम्हें? कल तक तो तुम्हें मेरी शक्ल भी नहीं पसंद थी, तो कल और आज में ऐसा क्या हो गया जो मेरे पीछे पड़ गए हो? आदि बोला, जवाब सुनना हो तो सुनो, प्यार हो गया है तुमसे और अब तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती, समझी? सिया बोली, प्यार? 1 दिन में प्यार? अच्छा मजाक कर लेते हो। आदि बोला, सिया मेरी बात सुनो, मैं सच में तुमसे प्यार करने लगा हूँ। सिया बोली, ठीक है, प्यार करते हो ना तो छोड़ दो और जाओ यहाँ से, क्योंकि मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ फेल हो गई है, आई जस्ट हेट यू। आदि अब उठते हुए बोलता है, ठीक है, जब तुम्हारी आखिरी इच्छा यही है तो जा रहा हूँ और अब मैं कभी नहीं मिलूँगा, और उठकर बाहर चला जाता है। सिया बेड पर ऐसे ही लेट जाती है और कुछ देर बाद उसे भी नींद आ जाती है। आदि अपनी गाड़ी फुल स्पीड में चला रहा था। सिया का आई हेट यू उसके कानों में बार बार बज रहा था। फिर खुद से बोला, नहीं रहना तुम्हें मेरे साथ, कोई बात नहीं, अब ना तो मैं रहूँगा और ना ही तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा। और सामने से आ रहे ट्रक के सामने जानबूझकर अपनी गाड़ी रोक देता है और 2 सेकंड बाद एक टक्कर के साथ उसकी गाड़ी थोड़ी दूरी पर जा गिरती है। तब तक वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और आदि को गाड़ी में देखते हैं तो खींचकर बाहर निकालते हैं और एम्बुलेंस को फ़ोन करते हैं और उसके जेब से फ़ोन निकालकर उसके घर पर फ़ोन करते हैं।
तो शांति जी के हाथ से फ़ोन गिरते गिरते बजता है। बलदेव जी बोले, क्या हुआ बहू, तुम इतना क्यों घबराई हो? शांति जी बोली, बाबू जी वो आदि का एक्सीडेंट हो गया है, हमें हॉस्पिटल जाना होगा। और सब लोग हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। शांति जी आरव को भी बता देती हैं। जब वह सुनता है तो रागिनी के साथ हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। रागिनी बोली, आरव, सिया को पता है कि आदि का एक्सीडेंट हो गया है? आरव बोला, पता नहीं, कॉल करो उसे। तो रागिनी सिया को कॉल करती है। सिया का फ़ोन बजता है तो वो नींद में वैसे ही उठाकर बिना देखे बोलती है, कौन है बे? रागिनी बोली, सिया कहाँ है तू? आदि का एक्सीडेंट हो गया है। सिया जल्दी से उठकर बोलती है, क्या तू मजाक कर रही है कि मैं उसकी बात मान लूँ? तो ये कभी नहीं होगा, समझी? रागिनी बोली, सिया मैं सच बोल रही हूँ यार, प्लीज़ तुझे यकीन नहीं है तो हॉस्पिटल आकर खुद ही देख ले। सिया कुछ नहीं बोलती है तो रागिनी बोली, मैं हॉस्पिटल का एड्रेस भेज दे रही हूँ, उसके बाद तेरी मर्जी, बोलकर फ़ोन रख देती है। कुछ देर बाद दोनों हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो शांति जी, सुभद्रा और बलदेव बाहर ही थे। आरव बोला, माँ आदि कहाँ है? उसे ज़्यादा चोट तो नहीं लगी है? शांति जी बोली, सही समय पर वहाँ के लोगों ने उसे बचा लिया और ट्रक की स्पीड भी ज़्यादा नहीं थी, तो बस पैर में फ्रैक्चर हुआ है और सर पर चोट लगा है, बाकी सब ठीक है। कुछ देर में सिया भी अंदर आती है। सबको वार्ड के बाहर देखती है तो उसे समझ ही नहीं आ रहा था क्या करे या कैसे आगे जाए। उसके पैर आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। सब उसे देखते हैं तो शांति जी उसके पास आती हैं। सिया की आंखों में ठहरा आंसू अब उन्हें देखकर बाहर निकलकर गालों पर आ जाता है। शांति जी उसे गले लगाकर बोलती हैं, कुछ नहीं हुआ है उसे, वो अब ठीक है, बस महादेव की कृपा या तुम्हारी वजह से बच गया। फिर उसका चेहरा पकड़कर बोलती हैं, बेटा मैं तुम्हें अपने घर में देखना चाहती हूँ, बहू नहीं बेटी समझकर। जब तक उसे उसकी गलती का एहसास नहीं हो जाता तुम उसे बिल्कुल माफ़ मत करना, लेकिन हमारे साथ तो रह सकती हो। उसके बाद भी अगर तुम्हें डाइवोर्स चाहिए तो मैं उसे समझाऊंगी कि वो तुम्हें डाइवोर्स देकर आज़ाद कर दे। सिया कुछ नहीं बोलती है तो शांति जी उसे सबके पास लेकर आती हैं। कुछ देर में डॉक्टर बाहर निकलते हैं। आरव बोला, डॉक्टर मेरा भाई कैसा है, कोई दिक्कत तो नहीं? डॉक्टर बोले, जी नहीं, नींद का इंजेक्शन दिया है कि कुछ देर आराम करने के लिए, उसके बाद आप लोग लेकर जा सकते हैं, लेकिन किसी सिया को बार बार याद कर रहे थे, जो भी है उन्हें बुला दीजिए, बोलकर डॉक्टर चले जाते हैं। रागिनी सिया को पकड़कर दूसरी तरफ लेकर जाती है और बेंच पर बैठाकर बोलती है, सिया देख, आराम से एक बार सोच, क्या पता आदि तुझे प्यार करता हो। तुम दोनों अगर थोड़ा थोड़ा अपना गुस्सा कम कर लो ना तो एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट हो। सिया बोली, यही कहने के लिए तू मुझे यहाँ लाई है? हर बार हर कोई बस मुझे ही क्यों बोल रहा है, उसे क्यों नहीं? उसने मेरा फ़ायदा उठाया है, मेरे बेहोश होने का फ़ायदा उठाकर मुझसे शादी कर लिया और अब फिर अपना एक्सीडेंट करवा कर मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है। रागिनी बोली, ऐसी बात नहीं है यार, बस एक बार दिल से सोच तो सही, आदि अच्छा लड़का है। सिया बोली, मुझे नहीं सुनना, वो अच्छा हो या खराब, और उठकर सबके पास आती है। कुछ देर में आदि को होश आता है तो सब उससे मिलते हैं और आरव, रागिनी और सिया को छोड़कर सब लोग घर चले जाते हैं। आरव और रागिनी भी बाहर निकल जाते हैं। अब बस सिया और आदि ही अंदर थे। सिया उसे देखकर बोलती है, तो अब क्या सोचा ब्लैकमेल करने के लिए, अब तो एक्सीडेंट से भी बच गए। आदि उसकी बात सुनता है तो आंखें बंद कर लेता है, फिर 2 मिनट बाद आंखें खोलकर बोलता है, ठीक है, मैंने तुमसे शादी करके गलती किया है ना, अपना फ़ोन दो। सिया बोली, क्यों, मैं अपना फ़ोन क्यों दूं? आदि उसका फ़ोन छीन कर वकील को फ़ोन करता है और डाइवोर्स पेपर बनाकर घर लाने को बोल देता है और सिया को फ़ोन पकड़ाकर बोलता है, अब बाहर जा सकती हो, मिल जाएगा तुम्हें डाइवोर्स, चाहे मैं ज़िंदा रहूं या मर जाऊं, मेरे नाम के साथ तुम्हारा नाम कभी भी नहीं जुड़ेगा। यही चाहती हो ना, अब यही होगा, उसके बाद मेरी शक्ल क्या, मेरा नाम भी सुनने को नहीं मिलेगा तुम्हें। सिया बस उसे एकटक देख रही थी, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, लेकिन अच्छा भी नहीं लग रहा था। आदि बोला, जाओ यहाँ से, मुझे सोना है, और आंखें बंद कर लेता है। सिया बाहर चली जाती है तो आदि आंखें खोलकर बोलता है, अब भीख में मैं इसकी फरियाद नहीं करूँगा, चाहोगी तुम भी मुझे, अब इतना कि सामने होकर भी मैं तुम्हारा तलबगार नहीं बनूँगा। सिया बाहर आकर बेंच पर बैठ जाती है। वो रोना चाहती थी लेकिन क्यों उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो बस आंखें बंद करके वहीं बैठ गई। शाम को आदि को डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन आदि ने सिया को उसके साथ जाने से मना कर दिया। घर पर पहुंचने के बाद सबको पता चला कि सिया को आदि ने आने से मना कर दिया है, तो सब लोग उसे फिर से डांटने लगते हैं। आरव बोला, माँ जाने दीजिए ना, अभी ठीक हो जाए तो फिर डांट लीजिएगा, और नीचे के रूम में ही उसे ले जाकर लेटा देता है और आराम करने को बोलता है।
1 घंटे बाद सिया भी अपना बैग लेकर आती है तो सब लोग उसे देखकर खुश हो जाते हैं। सिया बोली, माँ मैं ऊपर रहूँगी अकेले। सब उसके मुँह से माँ सुनते हैं तो उसी की तरफ देखने लगते हैं। शांति जी उसका सर चूमकर बोलती हैं, तुम्हें जहाँ रहना है रह सकती हो, कोई कुछ नहीं कहेगा। आरव बोला, बिल्कुल तुम आज़ाद थी, आज़ाद हो और हमेशा रहोगी। शांति जी बोली, बेटा तुम जल्दी से फ्रेश होकर आओ, मैं खाना लगाती हूँ। सिया आदि के रूम में जाती है और कुछ देर बाद फ्रेश होकर नीचे आती है। आदि व्हीलचेयर पर बैठकर लगातार उसे घूरे जा रहा था। सिया उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखती है और आराम से सुभद्रा जी और बलदेव जी के पास बैठकर खाना खाने लगती है और दोनों लोगों से बातें कर रही थी। सुभद्रा जी उसके सर पर हाथ रखकर बोलती हैं, बेटा हमेशा ऐसे ही खुश रहा करो, तुम्हारे आने से तो हमारे घर में रौनक ही आ गई। सिया बोली, वो क्या है ना दादी, भोले मेरी बहुत जल्दी सुनते हैं। कुछ लोगों को उठाने का इतना शौक़ होता है कि वो उन्हें बहुत जल्दी बैठा देते हैं, तो फिर मुझे तो आना ही पड़ेगा आपके और दादू के टाइम पास के लिए। सब उसकी बातों का मतलब समझ रहे थे कि वो आदि को ताना मार रही है। कुछ देर बाद सिया सबको गुड नाइट बोलकर ऊपर जाने लगती है। आदि बोला, माँ वो मेरा रूम है और मैं अपना रूम किसी को नहीं दूंगा। शांति जी बोली, अभी ठीक हो जाओ फिर देखेंगे। सिया बोली, माँ आज से और अभी से वो रूम मेरा हो गया, अब मैं उसे किसी के साथ शेयर क्या उधर देखने भी नहीं दूंगी, बोलकर ऊपर चली जाती है। सुभद्रा जी बोली, कितनी प्यारी बच्ची है, सच में किसी की नज़र ना लगे। आदि बोला, दादी उसने मेरा रूम ले लिया और आपको प्यारी दिख रही है। सुभद्रा जी बोली, जा अब तू सो जा, सुबह बात करेंगे, बोलकर बलदेव जी के साथ अपने रूम में चली जाती हैं और आदि गुस्से से अपने रूम में चला जाता है। दूसरे दिन सुबह सिया तैयार होकर नीचे आती है तो सब लोग नाश्ता कर रहे थे। शांति जी उसे देखती हैं तो बोलती हैं, आओ बेटा बैठो और नाश्ता करो। सिया जगह देखती है, फिर जाकर आरव के बगल में बैठ जाती है। आदित्य भी बैठा उसी को देख रहा था। आरव बोला, सिया अब पूरा प्रोजेक्ट तुम्हें ही देखना है, कोई दिक्कत हो तो विकास से हेल्प ले लेना। आदि बोला, कोई ज़रूरत नहीं है किसी से हेल्प लेने की, प्रोजेक्ट पूरा हो या ना पूरा हो तुम किसी से हेल्प नहीं लोगी। सिया बोली, भाई आप चिंता मत कीजिए, मैं प्रोजेक्ट पूरा कर लूँगी। शांति जी बोली, आदि तू खाना खा, और कल दवा क्यों नहीं खाया था तुमने, अगर ऐसा करोगे तो ठीक कैसे होगा। आदि बोला, मेरे जीने से किसको फ़र्क पड़ता है, जो मरने से पड़ेगा, और व्हील चेयर लेकर अपनी रूम की तरफ चला जाता है। सिया उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखती है और थोड़ा सा खाकर निकल जाती है। आरव भी उसके पीछे ही निकल जाता है। शांति जी बोली, माँ इन दोनों की जिद में चोट खुद को ही दे रहे हैं दोनों, कौन समझाए इन दोनों को। सुभद्रा जी बोली, अभी के लिए समझेंगे भी नहीं, जाने दो, कुछ समय तक हमारा इंतज़ार करना ही बेहतर है। शांति जी बोली, लेकिन आदि ने खाना भी नहीं खाया। सुभद्रा जी बोली, तो सिया ने भी 2 ही चारनी वाला खाया है, फ़र्क उसे भी पड़ता है, लेकिन अभी गुस्सा है। शांति जी बोली, चलिए आदि को देखते हैं, और खाना लेकर दोनों लोग आदित्य के रूम में चले जाते हैं। थोड़ी देर में उसे समझाकर खाना और दवा खिलाकर आराम करने को बोल बाहर आ जाते हैं। सिया भी आज पूरे दिन ऑफिस में बिजी थी, किसी से ज़्यादा बातें भी नहीं किया। अमन ने उसे कितना कॉल किया लेकिन उसका एक भी कॉल नहीं उठाया। शाम को घर आई तो शांति जी उसे चाय लेकर आई और सबको चाय दिया और अपने भी वहीं बैठ गईं। सिया ने देखा तो आदि कहीं नहीं दिख रहा था। शांति जी बोली, बेटा आज का दिन कैसा था, सब ठीक तो था ना, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। सिया बोली, नहीं माँ सब ठीक था, आप टेंशन मत लीजिए, मैं ठीक हूँ। सुभद्रा जी बोली, तो इतना परेशानी क्यों झलक रही है तुम्हारे चेहरे पर, ये फूल सा चेहरा मुरझाया क्यों है, मेरे पास आओ, आज मैं तुम्हारी चंपी कर देती हूँ। सिया बोली, नहीं दादी मैं ठीक हूँ, आप परेशान मत होइए। सुभद्रा जी बोली, मतलब तुम मुझे अपनी दादी नहीं मानती इसलिए, है ना। सिया अब उनके पास आकर नीचे बैठ जाती है तो सुभद्रा जी उसके सर में तेल लगाने लगती हैं। सुभद्रा जी बोली, आजकल के बच्चे तेल से इतना दूर भागते हैं ना कि पूछो मत। एक हमारा ज़माना था, सर पर एक एक कटोरी तेल लगाते थे और बाल कितने मुलायम होते थे। सिया बोली, सच में दादी, इसलिए आपके बाल आज भी काले हैं। सुभद्रा जी बोली, इसलिए अब तुम हफ्ते में 3 दिन तेल लगाओगी, इसके बाद देखना। शांति जी बोली, माँ कल आरव के पापा आने वाले हैं। सुभद्रा जी बोली, तो आने दो, वो भी तेल नहीं लगवाता था इसलिए उसके सारे बाल झड़ गए, और वही हाल आरव और आदि का भी है। अरे अपने दादा को देखकर कुछ तो सीखना चाहिए। सिया बोली, दादी अब बस करो, मैं फ्रेश होकर आती हूँ, और अपने रूम में चली जाती है। शांति जी बोली, माँ अभी मैंने आरव के पापा को कुछ नहीं बताया है, अगर उन्हें पता चलेगा तो पता नहीं क्या करेंगे। सुभद्रा जी बोली, चिंता तो मुझे भी आदि की है, देखते हैं।
रात के डिनर में भी आदि खाना खाने नहीं आता है। सिया को अब लगने लगा था कि वो उसकी वजह से नहीं आ रहा है, फिर भी वो किसी से बिना कुछ बोले एक ही रोटी खाकर उठ जाती है। सुभद्रा जी बोली, सिया खाना खाओ शांति से और रोटियां दो इसे, एक नंबर की लापरवाह लड़की है, ऐसे खाना कौन खाता है। सिया बोली, दादी मुझे भूख नहीं है। सुभद्रा जी बोली, बेटा ये बाल मैंने धूप में नहीं पकाए हैं, इसलिए सब चिंता छोड़कर खाना खाओ। बहू नहीं बेटी माना है, इसलिए खाना खाओ, और अगर बहू बनना है तो बताओ, उसके भी रूल हैं यहाँ पर। सिया उनकी तरफ देखती है तो वो उसके सर पर हाथ रखकर बोलती हैं, सब ठीक हो जाएगा, खाना खाओ। तो सिया एक और रोटी खाकर अपने रूम में चली जाती है। आदि अपने रूम में ही खाना खाता है और अब वो सिया के सामने आना ही नहीं चाह रहा था। सुबह 8 बजे बीरेन आदि के पापा अंदर आते हैं और सबसे मिलते हैं। कुछ देर बाद शांति जी उन्हें आदि और सिया के बारे में सब कुछ बता देती हैं। डाइनिंग टेबल पर सब लोग बैठे थे, सिया भी बैठी थी, आदि नहीं था। बीरेन जी बोले, आ रहो, आदि को लेकर आओ, उसने जो किया उसकी वजह से मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। सिया बोली, अंकल प्लीज़ मैं डाइवोर्स ले लूँगी, आप उसे कुछ मत कहिए। बीरेन बोले, लेकिन बेटा उसने तुम्हारे साथ जो किया वो सही भी तो नहीं किया। तब तक आरव आदि को लेकर आता है। सिया उसे देखती है। आज पूरे 2 दिन बाद वो उसे देख रही थी। बियर्ड बढ़ गई थी, चेहरा भी मुरझाया सा लग रहा था, जो सिया को एक अजीब से दर्द का एहसास करवा रहा था। लेकिन जल्दी ही उसने नजरें फेर लिया। आदि ने जब उसे देखा तो बस सब कुछ भूल बस उसे ही एकटक देखे जा रहा था। अगल बगल लोग हैं या नहीं उसे ये भी ख्याल नहीं था। बीरेन बोला, आदि तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म है? मैंने सोचा तुम ऑफिस ज्वाइन कर लिए हो तो चलो सुधर गए हो, लेकिन नहीं, तुम्हारे बारे में तो मैं भूल ही गया था। एक लड़की की लाइफ बर्बाद कर दिया है तुमने। आदि बोला, यही कहने के लिए अगर आपने बुलाया है तो सॉरी, मेरी वजह से किसी की लाइफ खराब हो गई और आपकी इज्जत भी, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ दिन और झेल लीजिए, क्या पता किसी की लाइफ भी बच जाए और आपकी इज्जत भी। बोलकर वो अपने रूम की तरफ चला जाता है। सिया भी उठकर ऑफिस चली जाती है। बीरेन जी वहीं बैठकर बोलते हैं, माँ आप तो बोल रही थी कि सिया कुछ बोलेगी, लेकिन उसने तो कुछ भी नहीं बोला। सुभद्रा जी बोली, इंतज़ार करो, कुछ दिन में सब समझ में आ जाएगा। सिया अब पूरी तरह से प्रोजेक्ट में लग गई थी। अब उसे तो जैसे अपना भी ख्याल नहीं होता था। रात को लेट आना और सुबह जल्दी से निकल जाना उसका रूटीन बन चुका था। कभी कभी ज़्यादा टेंशन में 2-4 सिगरेट भी मार लेती थी। आज 2 हफ्ते हो चुके थे और प्रोजेक्ट कंप्लीट होने की खुशी में ऑफिस में पार्टी थी। प्रोजेक्ट कंप्लीट होने का पूरा क्रेडिट सिया को था। आदि का प्लास्टर भी खुल चुका था और अब वो थोड़ा थोड़ा चल रहा था। सुबह सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। सिया और आदि भी बैठे थे। बीरेन बोले, आदि आज ऑफिस में बहुत सारे लोग आ रहे हैं और कुछ फॉरेन क्लाइंट भी, तो तुम भी चल रहे हो, कोई बहाना नहीं चलेगा। तुम सिया के साथ आ जाना, मैं आरव के साथ जा रहा हूँ। बोलकर आरव को लेकर निकल जाते हैं। आज आदि ने सेव किया था और जेल लगाकर बाल सेट किया था। सिया बोली, माँ मैं जल्दी ही आ जाऊँगी, बोलकर उठ जाती है। आदि बोला, माँ मैं ड्राइवर के साथ चला जाऊँगा, जिसको जाना है जा सकता है, मेरा इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिया कुछ नहीं बोलती है और बाहर निकल जाती है। शांति जी बोली, आदि तू उसके साथ चला जाता तो क्या हो जाता, क्यों परेशान करता है उसको। आदि बोला, और मेरी तकलीफ़ आपको नहीं दिखती, मेरा दर्द आपको नहीं दिखता। यार हो गई गलती, गुस्सा आ गया था मुझे, तो दिलाया भी तो उसी ने था ना, बस एक ही रट लगा के रखा था, मेरी शक्ल नहीं देखनी तो कर गया गलती, माफ़ी भी तो मांगी, लेकिन नहीं, आप सबको बस उसकी पड़ी है, और उठकर बाहर चला जाता है। कुछ देर में वह ऑफिस पहुंचता है तो सब लोग आज इतने दिन के बाद उसे देखकर उसका हालचाल पूछ रहे थे। कुछ लड़कियां भी आकर उससे बात कर रही थी। आज आदि भी थोड़ा दूसरे मूड में था तो सबसे अच्छे से बात कर रहा था, लेकिन उसकी नज़रें जिसे ढूंढ रही थी वो कहीं दिखाई ही नहीं दे रही थी। तो रागिनी के पास जाकर उससे पूछा तो वो बोली कि वो तो अभी तक आई ही नहीं है। आदित्य बोला, ऐसे कैसे नहीं आई है, वो तो मुझसे पहले ही निकल गई थी। रागिनी बोली, किसी काम में फंस गई होगी, तुम एंजॉय करो, वो आ जाएगी। आदित्य का मन ही नहीं लग रहा था, जिसकी वजह से वो पार्टी में आया। जब वो ही नहीं है तो अब वो क्या करेगा यहाँ पर। आदित्य कुछ देर तक सिया का इंतज़ार किया, लेकिन वो नहीं आई तो वो बाहर निकल गया। उसने कुछ देर तक सोचा कि आखिर सिया कहाँ जा सकती है, दोस्त तो ज़्यादा है नहीं, रागिनी भी यहीं पर है, तो फिर कुछ सोचकर गाड़ी लेकर निकल गया। आधे घंटे बाद सिया के फ्लैट पर आया और उसके फ्लैट की डुप्लीकेट चाबी से दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी तो बालकनी में चला गया। वहाँ पर सिगरेट के पैकेट और लाइटर था, जिसे देखकर आदि को गुस्सा आने लगा और वहीं बैठकर सिगरेट जलाकर पीने लगा। लेकिन आज तक उसने कभी भी स्मोक नहीं किया था तो उसे खांसी आने लगी।
सिया ने जब किसी के खांसने की आवाज़ सुनी तो कुछ देर में बाहर आई और बालकनी में देखा तो आदित्य आराम से बैठकर सिगरेट पी रहा था और खांस रहा था। वो जितना अपने अंदर ले रहा था उतना ही खांस रहा था। सिया उसके हाथ से सिगरेट छीनकर फेंक देती है। आदि बोला, दो मुझे, क्यों फेंका? इतनी अच्छी चीज़ है, आज मैं सारा पी जाऊँगा और कम होगा तो दूसरा लाऊंगा, साथ में पियेंगे, ठीक है? ओत का भी लाता हूँ, उसको भी पियेंगे। सिया बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो पार्टी में होना चाहिए था। आदित्य बोला, पार्टी? किसकी पार्टी? जिसके लिए पार्टी है जब वही नहीं है तो फिर मैं क्या करूँगा उस पार्टी में जाकर? तो मैं यहाँ पर आ गया अकेले एंजॉय करने, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम जाओ एंजॉय करो, आज मैं यहीं रहूँगा। और बेड पर जाकर लेट जाता है। सिया बोली, ये मेरा घर है और ये मेरा बेड, तो हटो यहाँ से। आदित्य बोला, तुमने भी तो मेरा रूम, मेरा बेड, मेरा दिल, मेरा सुकून सब पर कब्जा किया है। उसका कुछ नहीं, जाने दो। वैसे भी 5 महीने बाद तो हमारा डाइवोर्स हो जाना है, फिर ये सब तो तुम्हारा ही हो जाएगा। फिर भी आज मुझे यहीं रहना है अकेले, तुम जाओ जहाँ जाना है। सिया बोली, तुम्हें सोना ही था तो घर पर भी तो सो सकते थे, यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? आदित्य उसे अपने साथ बेड पर गिराकर बोलता है, जब मेरा सुकून यहाँ है तो मैं घर पर क्या करूँगा? और उसके चेहरे से बाल हटाकर उसके सर को चूम लेता है। सिया उसके स्पर्श से ही आंखें बंद कर लेती है। आदित्य उसे ऐसे ही देख रहा था। सिया को जब एहसास हुआ कि वो आदि के ऊपर है तो जल्दी से उससे दूर होकर बालकनी में जाकर खड़ी हो गई। कुछ देर में उसकी घर की बेल बजती है तो सिया जाकर दरवाज़ा खोलती है। अमन बोला, सिया यार तू कहाँ रहती है? तू हमेशा गायब रहती है, कभी तो मिल जाया कर। चल आज तुझे पार्टी करवाता हूँ। सिया बोली, ठीक है, 2 मिनट रुक, मैं अभी आ रही हूँ, बोलकर अंदर जाती है और अपना फ़ोन लेकर अमन के साथ बाहर चली जाती है। आदित्य दोनों की आवाज़ सुनता है लेकिन कुछ नहीं बोलता है और वैसे ही सो जाता है क्योंकि उसने एक पैकेट सिगरेट पी लिया था और उसका सर घूम रहा था। सिया कुछ देर अमन के साथ रहती है, फिर आदित्य के घर आ जाती है। रात को 10 बज चुके थे लेकिन आदित्य घर ही नहीं आया, ना ही उसका फ़ोन लग रहा था। शांति जी सिया के पास जाकर पूछती हैं कि उसकी आदि से कोई बात हुई है तो इनकार कर देती है। फिर जैसे ही उसे याद आता है वो नीचे आती है और सबको कुछ देर में आने को बोल अपने फ्लैट के लिए निकल जाती है। कुछ देर में वो अपने फ्लैट पर पहुंचती है और दरवाज़ा खोलकर अंदर जाती है तो आदि कहीं दिख ही नहीं रहा था। फिर हर जगह देखती है तो कहीं नहीं दिख रहा था। अब आखिर में जाकर बाथरूम में देखती है तो वो टब में लेटा हुआ था, हाथ में बियर की बोतल पकड़ी हुई थी, मतलब फुल नशे में था। सिया जल्दी से अंदर जाकर उसे उठाती है लेकिन वो उठ ही नहीं रहा था। काफ़ी कोशिश के बाद उसे उठाकर कैसे कैसे बाहर लाती है और बेड पर सुला देती है, लेकिन उसके कपड़े पूरे भीगे हुए थे। अब कपड़े कैसे बदले? उसे ऐसे छोड़ भी नहीं सकती थी। फिर लाइट बंद करके उसके सारे कपड़े निकाल कर बाहर करती है और ब्लैंकेट से उसे कवर करके घर पर फ़ोन करके सबको बताती है कि आदि मिल गया है और वो दोनों अब सुबह घर आएंगे। आदि नशे में बड़बड़ाए जा रहा था। वो क्यों नहीं समझती है, आई लव हर, मैं मर जाऊंगा उसके बिना, लेकिन नहीं, उसे मुझसे क्या, मेरे मरने जीने से उसे क्या फ़र्क पड़ता है। बोलते बोलते सो गया। सिया सोफे पर बैठकर उसकी बातें सुन रही थी और उसे देखते देखते कब वो भी वैसे ही सो गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह आदि की आंख खुली तो सामने सोफे पर सिया को देखा तो उसे लगा कि वो कोई सपना देख रहा है। फिर जैसे ही उठने की कोशिश किया तो अपने आप को देखकर तेज से चिल्लाया। सिया उसके ऐसे चिल्लाने से जल्दी से उठकर बैठ गई और सामने देखा तो आदि अपने आप को ब्लैंकेट से कवर करके सिया को घूरे जा रहा था। सिया वॉशरूम में जाते हुए बोली, कपड़े पहन लो, घर चलना है, सब लोग हमारा वेट कर रहे हैं। आदि बोला, पहले ये बताओ मेरे कपड़े किसने निकाले? सिया बोली, यहाँ पर तुम्हारे अलावा कौन दिख रहा है जो तुम्हारे कपड़े निकालेगा? ओबियस मैंने ही निकाला है। आदि बोला, क्या? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? एक जवान लड़के के कपड़े उतारते हुए तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई? सिया बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं आई। और बताओ क्या कर लोगे? आदि बोला, तुमने मेरा फ़ायदा उठाया है। सिया बोली, हाँ तो ये भी तो तुमसे ही सीखा है, और जब कंट्रोल नहीं होती तो पीते ही क्यों हो इतना? आदि सीरियस होकर बोला, तुम्हें समझ नहीं आएगा, और अपने कपड़े उठाकर वॉशरूम में चला गया। कुछ देर बाद बाहर आया और उसे बिना देखे बोला, मैं जा रहा हूँ, तुम्हारी मर्जी, जब आना हो आ जाना, और बाहर निकल जाता है। सिया अब कुछ नहीं बोली और कुछ देर बाद वो भी अपने बुलेट से घर आ गई। आदि तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर बैठा था। बीरेन जी बोले, आदि आगे का क्या सोचा है तुमने? आदि बोला, जल्दी पता चल जाएगा आपको, और ऑफिस के लिए निकल जाता है। कुछ देर में सिया, आरव और बीरेन जी भी निकल जाते हैं।
आदि ऑफिस में अपने केबिन में जाता है और अपने काम का डिटेल, कंपनी आज तक किन कारणों से लॉस में जा रही है, सब बारी बारी चेक करने लगा। 2 घंटे बाद विकास को बुलाकर सबके बारे में पूछकर 5 लोगों की टीम तैयार किया, जिसमें 2 लड़के और 2 लड़कियां थी, जिसे 1 महीने में 4 प्रोजेक्ट कंप्लीट करने थे, जिसका सारा काम हेड के तौर पर आदि खुद देख रहा था। उसकी टीम में सिया नहीं थी। सबने प्रोजेक्ट के लिए उसका पूरा सपोर्ट करने का प्रॉमिस किया और आज से ही लग गए। सुबह से शाम हो गई, उसे पता ही नहीं चला। उसने काम में अपने आप को इतना बिजी कर लिया कि किसी और चीज़ का उसे कुछ ध्यान ही नहीं रहा। शाम को 7 बजे जब आरव आकर उससे चलने को बोला, तब उसे याद आया कि घर जाना है, तो आरव को जाने को बोल 10 मिनट बाद वो भी निकल गया। रात को सब लोग डिनर कर रहे थे। शांति जी बोली, आदि थोड़ा आराम से काम कर, कहीं फिर से तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। अभी अभी ठीक हुआ है, इतना काम करना ठीक नहीं है। आदि बोला, माँ मैं ठीक हूँ। बीरेन जी बोले, फॉरेन वाला प्रोजेक्ट तुम ही संभाल रहे हो, तो कोई भी दिक्कत हो तो सिया से हेल्प ले सकते हो। आदि बोला, मैं कर लूँगा, आप इतना भरोसा कर सकते हैं। बीरेन जी बोले, मैं तो बस तुम्हें हेल्प लेने के लिए बोल रहा था। आदि बोला, माँ मेरा हो गया, और उठकर नीचे वाले रूम की तरफ जाता है तो पीछे से शांति जी बोलती हैं, आदि उस रूम के बेड के नीचे का हुक निकल गया है, कुछ दिन तू अपने रूम में एडजस्ट कर ले। फिर सिया की तरफ देखकर बोलती हैं, क्यों सिया बेटा, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? सिया ना में अपना सिर हिला देती है तो आदि ऊपर अपने रूम में चला जाता है। कुछ देर में सिया भी रूम में आकर देखती है तो आदि सोफे पर लेटकर फ़ोन चला रहा था, तो वो वॉशरूम में चली गई और कुछ देर में चेंज करके आकर बेड पर बैठ गई। वो आदि को देख रही थी जो अपने फ़ोन में बिजी था। फिर बिना कुछ बोले बेड पर लेट गई और उसे कुछ देर में नींद आ गई। आदि ने सर घुमाकर देखा तो वो सो चुकी थी, तो उसके पास जाकर उसे ब्लैंकेट ओढ़ाया और वापस सोफे पर आकर बैठ गया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। ना ही आदि ने कुछ बोला और ना ही सिया कुछ बोल रही थी। आरव की शादी भी अब नज़दीक आ गई थी। आदि का प्रोजेक्ट भी अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा था। उसके टीम मेंबर उसका पूरा सपोर्ट कर रहे थे। आज आदि को प्रेजेंटेशन देना था जिसमें सब लोग मौजूद थे। अगर ये डील फाइनल हो गई तो उनकी कंपनी फॉरेन में भी अपना ब्रांच खोल सकती थी। आदि थोड़ा नर्वस सा लग रहा था। मीटिंग हॉल में सब बैठे थे। आदि ने प्रेजेंटेशन स्टार्ट किया और आधे घंटे में सब कुछ बारी बारी से एक्सप्लेन कर दिया। अब बारी आई सबके क्रॉस क्वेश्चन की, जो कि सब काफ़ी घुमा फिरा कर पूछ रहे थे, जिससे आदि परेशान हो रहा था और घबराहट में अच्छे से एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा था। उसकी घबराहट देखकर सब अपने में बात करने लगे कि सिया पीछे से उठते हुए बोली, एक्सक्यूज़ मी, लेट करने के लिए सॉरी। इस सेक्शन पर मुझे काम करना था, आपके हर क्वेश्चन का जवाब मेरे पास है। और आदि के बगल में जाकर खड़ी हो गई। वो बहुत ध्यान से सबके एक एक सवाल का जवाब दे रही थी। आधे घंटे के सवाल जवाब के बाद आखिर में ये प्रोजेक्ट उनकी कंपनी को मिल गया। सब आदि सिया दोनों को बधाई दे रहे थे। बीरेन जी बोले, थैंक यू बेटा, आज तुम दोनों की वजह से ये प्रोजेक्ट हमारा हुआ। सिया बोली, थैंक यू मुझे नहीं अंकल, आदि को बोलिए, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब आदि ने ही किया है। बीरेन जी बोले, आदि का और तुम्हारा बराबर का हाथ है, बस ऐसे ही साथ रहो और खुश रहो, बोलकर चले जाते हैं। कुछ देर बाद सिया रागिनी से बात कर रही थी कि मिस्टर गुप्ता आकर बोलते हैं, हे सिया, क्या कमाल कर दिया आज तुमने, तुम्हें तो मेरे साथ होना चाहिए। मैं तुम्हें यहाँ से डबल सैलरी दूंगा। और उससे चिपकने की कोशिश कर रहा था। कभी उसके हाथ को छूने की कोशिश करता तो कभी उसके कंधे को। आदि की नज़र उधर ही थी। इग्नोर करते करते जब उससे कंट्रोल नहीं हुआ तो जल्दी से उसके पास आया और सिया के कमर में हाथ डालकर अपने करीब खींच लिया। मिस्टर गुप्ता बोले, मिस्टर कपूर, ये कौन सी बदतमीजी है, आप किसी लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आदि बोला, अभी के अभी बाहर निकल जा, नहीं तो तेरा सर फोड़ दूंगा। साले कमीने, तब से देख रहा हूँ तुझे, समझ के क्या रखा है? मिस्टर गुप्ता बोले, क्या बोला आपने, मुझे गाली दिया? अरे गाली देने से पहले खुद को देख लो, तुम क्या कर रहे हो? जो तुम खुलेआम कर रहे हो वही तो मैं भी करने की कोशिश कर रहा था। आदि सिया को साइड करके एक घुसा उसके मुंह पर मारता है, जिससे मिस्टर गुप्ता के नाक से खून आने लगता है और वो भी आदि का कॉलर पकड़ लेता है। सिया बोली, आदि छोड़ो उसे। आदि सिया को झटक कर एक घुसा और मारता है और बोला, तुमने सोचा भी कैसे उसके बारे में ये सब? आज मैं तेरी जान ले लूँगा, साले हरामी की औलाद, वो सिर्फ मेरी है, समझा तू? और 2-4 घुसे और उसके मुंह पर मारता है। दोनों की लड़ाई देखकर सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। आरव जल्दी से आदि को खींचता है और गुप्ता को सब लोग छुड़ाकर अलग करते हैं। मिस्टर गुप्ता बोले, इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाएगा तू। आदि बोला, रुक, अभी तुझे बताता हूँ, तू भाग क्यों रहा है? क्या मिस्टर गुप्ता पर हाथ उठाना आदित्य को भारी पड़ जाएगा? क्या सिया आदित्य की फिक्र और उसके प्यार को समझ पाएगी?
सिया का आदित्य से दूर भागने के पीछे क्या उसकी नाराज़गी ही है या फिर कोई गहरा राज छुपा हुआ है। सिया और आदित्य की ज़िंदगी आगे किस मोड़ पर जाएगी, जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में और भी इंटरेस्टिंग मोड़ के साथ।